27 अक्टूबर 1947 की दोपहर देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संसद के गलियारों में बदहवास इधर से इधर चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे थे। नेहरू की इस बेचैनी की वजह थी कश्मीर, जहां पाकिस्तानी कबायली दिन ब दिन हमला कर नए नए शहर कब्जे में करते जा रहे थे। एक ही विकल्प था, भारतीय फौजों को जल्द से जल्द घाटी के भीतर दाखिल कराना। मगर यही तो यक्ष प्रश्न था कि भारतीय फौजें घाटी पहुंचे तो पहुंचे कैसे, क्योंकि जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क पर पाकिस्तानी कबायली कब्जा कर चुके थे। एको हम द्वितीयो नास्ति विकल्प था, हवाई रास्ते से घाटी के भीतर भारतीय फौजियों को भेजा जाए। मगर वो भी इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि घाटी के इकलौते श्रीनगर हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी कबायलियों के कब्जा करने की खबरें आ रही थी। नेहरू पशोपेश में इधर से उधर चक्कर पे चक्कर काटे जा रहे थे कि अचानक नेहरू के जहन में एक शख्स का चेहरा कौंधता है। नेहरू उस शख्स से संपर्क साधते हैं और 30 मिनटों के भीतर भीतर दिल्ली के 3 सफदरजंग हवाई अड्डे पर एक पुराना डकोटा विमान नई अंगड़ाई लेता है। विमान की कमान अपने हाथ में थामे एक नेता सामने खड़ी समूची सिख बटालियन को ललकार कर जहाज में बैठने का आमंत्रण देता है और चंद मिनटों के भीतर भीतर यही नेता विमान उड़ाता हुआ जम्मू कश्मीर की वायु सीमा के भीतर दाखिल होता है। मगर दाखिल होते ही पाकिस्तानी कबायली तोप के गोलों और बंदूक की गोलियों की बरसात कर देते हैं। मगर बरसते गोलों और बरसती बंदूक की नलियों के सामने अपना सीना अड़ाते हुए कल्पनातीत पराक्रम और कौशल का परिचय देते हुए यही नेता विमान से गोलों और गोलियों को चकमा देते हुए चंद मिनटों के भीतर सिख रेजिमेंट को श्रीनगर की हवाई पट्टी पर उतार देता है। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। अब अगर आप कहानी ध्यान से सुन रहे थे तो एक सवाल आपके जहन में कौंधना चाहिए था कि उस बदहवासी के हालात में पंडित नेहरू के जहन में इसी शख्स का चेहरा कैसे कौंधा। आखिर इस चेहरे में ऐसा क्या था? तो इसे समझने के लिए आपको एक हिला कर रख देने वाली लघु कथा सुननी पड़ेगी, जो महज 4 महीने पुरानी थी। दरअसल जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था, ठीक उसी कालखंड में इंडोनेशिया भी स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष में जुटा हुआ था डचों के खिलाफ। और डचों की फौज ने इंडोनेशिया के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी सुकर्णो को मार गिराने के लिए समूचे इंडोनेशिया में कोहराम मचाया हुआ था। पंडित नेहरू चाहते थे हर कीमत पर सुकर्णो को सुरक्षित हिंदुस्तान ले आया जाए तो बेहतर होगा। और नेहरू अपनी इसी मंशा का जिक्र कांग्रेस के कुछ युवा नेताओं से करते हैं। तभी एक 7 फुट लंबा शख्स खड़ा होता है और कहता है, मैं लाऊंगा सुकर्णो को। और फिर यही नेता जहाज उड़ाता हुआ सिंगापुर के रास्ते से इंडोनेशिया की सीमा में जा घुसता है। इंडोनेशिया की सीमा में घुसते ही डचों की फौज बमों और गोलों की ऐसी बरसात करती है कि 3-3 दफा बाल बाल बचते बचते भी आखिरकार जहाज में ऐसी खराबी आई कि इंडोनेशिया के जकार्ता के पास के कुछ सुनसान द्वीप समूहों पे यही नेता विमान उतारता है। विमान उतारने के बाद कुछ क्षण आराम करने के बाद विमान दोबारा उड़ाता है। डचों की फौज को चकमा देते हुए इंडोनेशिया के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी सुकर्णो को जहाज में बिठाकर आखिरकार खतरों से खेलते हुए यही नेता हिंदुस्तान की धरती पर ले आता है। और उसी कालखंड से पंडित नेहरू के जहन में खतरों से खेलने वाले इस पायलट का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हो चुका था। मगर ऐसा नहीं था कि खतरों से खेलने वाला ये नेता महज पायलट बनते ही खतरों से खेलता था। 5 मार्च 1916 को उड़ीसा के गंजम जिले में जन्मे विजयानंद पटनायक को खतरों से खेलने का शौक बचपन से था। तभी तो महज 13 वर्ष की उम्र में कटक से पेशावर तक की हजारों किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर ऐसा कीर्तिमान रच डाला था, जिस कीर्तिमान के आसपास भी आज तलक कोई नहीं टिकता है। फिर खतरों से खेलने का यही शौक विजयानंद पटनायक को हवाई चिड़िया से खेलने को मजबूर कर देता है। और फिर हवाई जहाज उड़ाते उड़ाते कैसे कैसे कीर्तिमान बीजू बाबू ने रचे, इसकी वानगी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। फिर देश आजाद होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मित्रता हो चुकी थी, तो वो मित्रता विजयानंद पटनायक यानी बीजू बाबू को कांग्रेस के दरवाजे तलक ले आती है। फिर 1946 से लेकर 1960 तक उड़ीसा की अलग अलग विधानसभा सीटों से चुनकर सदन पहुंचते रहे बीजू बाबू। फिर 1960 का चुनाव आया, जिस चुनाव में उड़ीसा के भीतर कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेते हुए पहली दफा विधानसभा चुनाव लड़ा। तो 140 में से 80 सीटों पर विजय पताका फहराकर उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन गए।
फिर बरस 1963 आया। कामराज के प्लान के बाद बतौर मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर बीजू बाबू ने कांग्रेस के संगठन में हाथ आजमाया। नेहरू और इंदिरा से करीबी थी तो सत्ता में हनक बरकरार रही। फिर दौर आता है 1967 का। छात्रों के एक समूह को संबोधित करते हुए बीजू बाबू की जुबान ऐसी फिसली कि बीजू पटनायक कह बैठे कि अगर आप लोग कहें तो मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यही मंच पर नचवा सकता हूं। आपके सामने ठुमके लगाएंगी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अच्छा, उड़ीसा आदिवासियों का इलाका। बीजू बाबू इतने बड़े नाम बन चुके थे कि बीजू बाबू के नाम से जुड़ी हुई ये एक खबर अफवाह की शक्ल ले जंगल में आग की तरह समूचे उड़ीसा में फैल गई कि बीजू बाबू के डर से इंदिरा गांधी मंच पर ठुमके लगाने लगी। उड़ते उड़ते ये अफवाह दिल्ली के दरबार तक पहुंची तो इंदिरा गांधी और बीजू बाबू के बीच तलवारें खींच गईं। इंदिरा और बीजू के बीच तलखी इतनी बढ़ी कि महज 2 बरस के भीतर साल 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के मसले पर बीजू बाबू ने इंदिरा के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। फिर खुद की उत्कल कांग्रेस बनाई, चुनाव लड़ा, अच्छी खासी सीटें भी आईं। फिर 1975 के आपातकाल का दौर आया। इंदिरा की मुखालफत की, इंदिरा ने बीजू बाबू को जेल में डाला। फिर 77 में सांसद बने, जनता पार्टी की सरकार में इस्पात मंत्री बने। फिर 1980 में सांसद बने। 1984 की इंदिरा की सहानुभूति की आंधी में भी बीजू बाबू का परचम पूरी शान से लहराता रहा। फिर दौर 1989 का आया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाने में बीजू पटनायक की निर्णायक भूमिका आप सभी बेहतर समझते हैं। फिर साल आता है 1990। बीजू बाबू दोबारा दिल्ली के दरबार से उड़ीसा वापसी करते हैं। उड़ीसा का चुनाव प्रचार अपने हाथ में लेते हैं और चुनाव प्रचार अपने हाथ में लेते ही जनता बीजू बाबू के हाथ में उड़ीसा की सत्ता की कुंजी सौंप देती है। 1990 में बीजू बाबू उड़ीसा के दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं, पूरे 5 बरस सरकार चलाते हैं। फिर 1996 में सांसद बन दोबारा दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होते हैं। इसी बरस इंडोनेशिया ने अपने स्वतंत्रता संग्राम में महनीय भूमिका निभाने के लिए बीजू पटनायक को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। वैसे यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो मात्र प्रतीक भर था। इंडोनेशिया के गली नुक्कड़ चौक चौराहे आज भी बीजू पटनायक के नाम पर रखे गए हैं। बीजू पटनायक इंडोनेशिया के बच्चों के बचपन की कहानियों का सबसे बड़ा सुपर हीरो है। यह बात कोई और नहीं, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने खुद बताई थी। बीते 80 बरस से अनथक परिश्रम के साथ सफलता की ऊंचाइयों पर अनवरत बढ़ते हुए बीजू पटनायक का सफर अचानक 1996 की एक आम सी दोपहर को तब थम जाता है जब वो अपनी बहन के साथ नाश्ते पर बात कर रहे थे। अचानक बीजू के दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया। सहसा हुए हृदयाघात से बीजू के परिवार वाले इस कदर स्तब्ध रह गए कि जब तलक समझ आया तब तलक बीजू पटनायक हम सबको छोड़कर जा चुके थे। बीजू पटनायक के शव को 1 नहीं 2 नहीं 3 राष्ट्रीय ध्वजों से सलामी दी गई। भारत, रूस और इंडोनेशिया के राष्ट्रीय ध्वज बीजू पटनायक के सम्मान में झुक गए थे। आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।